हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर बाबा नागार्जुन की कविता बादलों को घिरते देखा है की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर वे कहते हैं कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, यानी कि जो बादल हैं वे पर्वत के ऊंचे शिखर पर उसको घेर रखा है उन्होंने। और वो पर्वत कैसे हैं? स्वच्छ सफ़ेद हैं, यानी वो बर्फ़ की चादर से पूरी तरह ढके हुए हैं वे पर्वत, और उन पर जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। इसी तरह आगे वो कहते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, यानी कि जो बादल हैं उनसे जो ओस की बूंदें होती हैं, ओस की बूंदें जो ठंडी ठंडी हैं, मोती जैसी दिखती हैं। जब आप सुबह सुबह उठेंगे सर्दियों में और किसी भी पत्ते पर, फूल पर आप ओस की बूंद देखेंगे तो वो मोती जैसे चमकती है, ठीक है। या सूरज की रोशनी जब ओस की बूंदों पे पड़ती है तो वो मोती जैसे चमकती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बादल हैं उनसे जो ओस की बूंदें बनती हैं वो बिल्कुल मोती जैसे चमकते हुए कवि ने उसको देखा है। वो कहते हैं कि मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, यानी जो जिस जगह का ये वर्णन कर रहे हैं, जिस सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, वो मानसरोवर झील के पास का वर्णन है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि उसके पास जो कमल के फूल खिले हुए हैं उन पर ये ओस की बूंदों को, जो मोती जैसे हैं, ठंडे हैं, उन पर इन्होंने गिरते हुए देखा है। और वो कमल के फूल कहाँ हैं? मानसरोवर के पास हैं, और वहाँ पर उन्होंने बादलों को घिरते हुए देखा है। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्वच्छ सफ़ेद जो पर्वत है उसकी चोटियों पर, यानी जो बर्फ़ से ढके हुए पर्वत है उसकी चोटी पर उन्होंने बादलों को घिरते हुए देखा है। और उन बादलों से जो उसकी बूंदें बनी है, जो ठंडी ठंडी मोती जैसे हैं, वो किस प्रकार कमल के फूलों पर गिरे हैं। और वो कमल के फूल कहाँ पर है? मानसरोवर के पास है। उस स्वर्णिम जो वर्णन दृश्य है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। वो कहते हैं कि मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी तुंग मतलब बहुत ऊंचे जो ये हिमालय है, हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं उसके कंधों पर मैंने बड़ी छोटी कई झीलें देखी हैं। यहाँ पे हिमालय का मानवीकरण किया गया है, यानी जिस प्रकार हमारा कंधा होता है और हमारे कंधों पर शॉल चादर डली हुई होती है, उसी प्रकार जो प्रकृति के पर्वत हिमालय हैं उस पर ये झीलों की चादर डली हुई है, कहीं छोटी और कहीं बड़ी। उसके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल, मतलब आकुल मतलब व्याकुल, यानी कि आगे कहते हैं कि इस झील का जो जल है जो थोड़ा श्याम रंग का है और कैसा है? ठंडा है, ठीक है। तो उस झील के जल में मैंने दूर देश से आए हुए व्याकुल जो पक्षी हैं, वर्षा से बारिश होती है, गर्मी के बाद बारिश होती है तो उससे व्याकुल जो हो जाती है, उमस जो पैदा होती है, उससे व्याकुल जो पक्षी हैं उनको इसमें तैरते हुए देखा है। और क्या कहते हैं कि तिक्त मधुर बिस्तंतुओं खोजते हंसों को तिरते देखा है, यानी कि उसमें उन्होंने इस झील में आनंद लेते हुए देखा है। और साथ ही तिक्त यानी कुछ मधुर और तीखे जो विषतंतु यानी खाने वाले कमलगट्टे जो होते हैं उनको खोजते हुए मैंने देखा है। हंसों को उन्होंने तैरते हुए देखा है। वो हंस है जो यहाँ पे कमल के डंठल हैं उसको खोजते हैं, उसको खाते हैं, जो थोड़े मीठे लगते हैं तो थोड़े तीखे लगते हैं। और ये कहाँ से आए हुए हैं? ये दूर देश से आए हुए हैं। और फिर कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है, ठीक है। तो ये कविता यही थी, यहीं पे समाप्त हो जाती है। छोटी सी कविता थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कवि जो है बादल के सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं, यानी प्रकृति का जो है चित्रण करते हैं, बड़ी खूबसूरती से करते हैं कि हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटी हैं उस पर झील जो है बिल्कुल जैसे कंधे पर शॉल की चादर होती है वैसे ही झीलों की चादर है, और उसका जल जो है बहुत ठंडा है। और वहाँ दूर देश से आए हुए जो गर्मी से व्याकुल पक्षी हैं वो इस ठंडे जल में आनंद ले रहे हैं। और जो बादल हैं वो क्या हैं? उन्होंने इस हिमालय को पूरा घेर रखा है, और जिसकी वजह से जो सभी प्राणी हैं वो क्या है? आनंद सा महसूस कर रहे हैं। और ये बादल जो हैं वो दृश्य की प्रकृति के सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और इसी की तारीफ़ यहाँ पर की गई है। तो इस पाठ्यक्रम में MSD 2 में आपके सिर्फ इस कविता की इतनी पंक्तियाँ दी हुई थी। बाकी ये कविता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लंबी भी है। ये आपकी UPSC हिंदी ऑप्शनल के सिलेबस में भी है, PCS के सिलेबस में भी है हिंदी ऑप्शनल में, और NET JRF में भी है। तो प्लीज़ इस कविता को अच्छे से करना। बाकी टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।